नमस्कार भाई सभी को। आज हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और 1833। इनसे पहले हमने जो पहले पढ़ा था उसका हम जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। और उसके बाद हमने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 ये पढ़ा था। और उसके बाद हमने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पढ़ा था। और उसके बाद पढ़ा था एक्ट ऑफ 1786। और जो हमने लास्ट पढ़ा था जहाँ पे हमने छोड़ा था, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है। तो हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो जान लेते हैं। 1773 था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहली बार लाया गया एक्ट था, जिसके अंदर उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से रेगुलेट करने की कोशिश की थी। और जिसके तहत उन्होंने बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प के लिए 4 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की थी। ठीक है। और इसी एक्ट के तहत 1774 के अंदर कैलकट्टा में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। और जिसके फर्स्ट जज थे जो एलिजा एम्पे थे। ठीक है। और क्या किया गया था? और इसके अंदर जो अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे कंपनी के, उनको कहा गया था कि आप आज से ब्राइब नहीं लोगे। नो ब्राइब। ठीक है। ये कुछ प्रावधान थे जो इसके अंदर किए गए थे। फिर आया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर क्या किया गया था कि जो 1773 वाला एक्ट था ना, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल, इन दोनों के बीच पावर्स थी जो क्लियरली डिफाइन नहीं की गई थी। तो इसके चलते इन दोनों के बीच बड़े ही द्वेष कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। तो इसी पावर्स को क्लियरली डिफाइन करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया था, जो 1773 को कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है। इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट कम किया गया गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच। और सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिस्डिक्शन है उसको लिमिटेड किया गया। और इसके अंदर क्या किया गया? हिंदू और मुस्लिम लोग को डिफाइन किया गया कि अगर किसी के ऊपर केस चलाना है तो वो बंदा स्थानीय है, लोकल बंदा है, उसके ऊपर अगर वो हिंदू है तो हिंदू लोग के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। और अगर वो मुस्लिम है तो उसके ऊपर मुस्लिम लोग के अनुसार मुकदमा चलेगा, ना कि ब्रिटिश लॉ के अनुसार। और इन सब का कारण ये था कि एक पहले नंद कुमार केस जो हमने पहले पढ़ा था वो वाला, आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। क्या था? नंद कुमार केस था जिसके अंदर ब्रिटिश लॉ के अनुसार उसको फांसी दे दी गई थी। और उसको जुडिशियल मर्डर कहते हैं उस केस को आज तक। लोग कहते हैं, ये लिखा नहीं हुआ कहीं पे। ठीक है। और उसके बाद 1786 वाला एक्ट आया था। सॉरी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश किया गया, जिसके अंदर 6 मेंबर थे। इसके अंदर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार जो ट्रेड करेगी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अनुसार एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है। इसके अंदर ये प्रावधान किया गया था। और इसी केस के अंदर सबसे पहले ब्रिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर सबसे पहले ब्रिटिश टेरिटरी को पहचाना गया। यानी भारत के अंदर ब्रिटिश आधिपत्य वाली जो जगह है उनको डिफाइन किया गया।
ब्रिटिश टेरिटरी ये वर्ड सबसे पहले इसी एक्ट के अंदर यूज किया गया था। ठीक है। और उसके बाद आता है 1786। 1786 के अंदर स्पेशल पावर दी गई गवर्नर जनरल को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल बनने से पहले पहले कुछ शर्त रखी थी। पहली शर्त थी कि वो जो काउंसिल है उसकी हेल्प के लिए 4 मेंबर्स की, उसका जो निर्णय आएगा उसको ओवरराइड कर सकता है, कि कभी-कभी स्पेशल मामलों में वो निर्णय को नहीं मानेगा। ठीक है? और उसकी दूसरी शर्त ये थी कि उसको जीजी बनाना है तो साथ-साथ उसको कमांडर इन चीफ की पोजीशन भी दी जानी चाहिए। तो ये दोनों शर्तें मान ली गई थी और इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है? फिर आता है एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। 1773 के बाद दोबारा रिन्यू करने के लिए चार्टर को 1793 में लाया गया था। ये 20 वर्षों के लिए 20-20 वर्षों पे बढ़ाया जाना था 1773 के बाद। पर इसके बीच में कुछ ऐसे मामले हो गए, जिनके चलते इतना सब कुछ खड़ा करना पड़ गया, खड़ा हो गया, जिसको सॉल्व करना पड़ गया। ठीक है? तो 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसके अंदर ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यू कर दी गई, कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो सिर्फ ब्रिटिश की एक ही कंपनी है, जो इंडिया के अंदर व्यापार करेगी। और इसके अंदर मुख्य प्रावधान ये किया गया कि सैलरी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो सैलरी है, वो भारत के खजाने से दी जाएगी आज के बाद। ठीक है? इतना सब कुछ था। तो इसके बाद में हम आज आगे पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर सबसे पहले तो यही बात है कि 1813 में पास किया गया था और रिन्यू किया गया था चार्टर को 20 वर्षों के लिए, और इस कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। ट्रेड मोनोपोली अबॉलिश कर दी गई थी। मतलब कंपनी सिर्फ अकेली व्यापार नहीं कर सकती, और भी ब्रिटिश कंपनी आके व्यापार करेंगी। पर टी और चाइना, इन दोनों के साथ मोनोपोली रख दी गई और बाकी जो मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई। ठीक है? और ये सब करने की क्या जरूरत थी, क्यों करना पड़ा ये सब? ब्रिटिश जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके कारण वहां पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है वो और बढ़ रही थी, और उन फैक्ट्रीज को चाहिए था मार्केट व्यापार करने के लिए। तो उस टाइम मार्केट, जो सबसे बड़ा मार्केट था, वो इंडिया ही था। पर इंडिया पे तो ईएसी की मोनोपोली थी। इससे परेशान थे वहां के जो ट्रेडर्स, व्यापारी है। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा था कि उसकी मोनोपोली समाप्त कर दी जाए, हमें भी व्यापार करना है। तो ये सब देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे समाप्त कर दी। बट टी एंड चाइना, ये दो ऐसी चीज थी जिनके साथ अभी भी मोनोपोली कंटिन्यू थी। ठीक है? और वहाँ के जो क्रिश्चियन मिशनरीज वो थे ना, वो भी चाहते थे कि हम इंडिया में जाए, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार करें, वहाँ पे स्कूल खोलें और उनको पश्चिमी शिक्षा दें। तो उनको भी इसी एक्ट के अंदर अलो कर दिया गया था, और 1 लाख रुपए इंडियन एजुकेशन के लिए दिए गए थे। ये तो मतलब भीख सी थी, और कुछ इससे ज़्यादा था नहीं। 1 लाख रुपए दिए गए थे सिर्फ, और इतना लूटा गया था। तो 1 लाख रुपए दिए गए थे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंडियन लिटरेचर को बढ़ाने के लिए, और जो पश्चिमी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है? तो और इस एक्ट के अंदर क्या किया गया था कि स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। जो स्थानीय सरकार है ना, उनको
आम लोगों पर टैक्स लगाने के लिए अधिकृत किया गया कर दिया गया था कि टैक्स लगाएंगे। और अगर कोई टैक्स ना दे पाए तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी कर दिया गया था। ठीक है, ये सब था चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के अंदर। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रही थी, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पावर अपने हाथों में ले चुकी थी। ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड भी लगभग खत्म हो गया था, मोनोपोली स्टार्टिंग में खत्म कर दी गई थी ना 1813 के अंदर। और सिर्फ चाय और चाइना के साथ उसकी मोनोपोली बची थी, जिसके कारण उसका ट्रेड लगभग खत्म हो गया था, और वो सिर्फ प्रशासन संभाल रही थी भारत का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी कंप्लीट मोनोपोली समाप्त कर दी, कंप्लीट मोनोपोली जो समाप्त कर दी थी 1833 के अंदर। और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि कंपनी सिर्फ है ना अब इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन संभाले, ना कि व्यापार करे। व्यापार के लिए और भी बहुत कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को पकड़ के रखना चाहती थी। ठीक है। तो इसी के अंदर टी और चाइना के साथ जो मोनोपोली थी वो भी समाप्त कर दी गई। और जो बॉम्बे और मद्रास, इनकी लेजिस्लेटिव पावर थी, वो रिड्यूस कर दी गई। और गवर्नर जनरल जो था, उसकी जो काउंसिल थी, उसके अंदर एक मेंबर लॉ से ऐड किया कर दिया गया, लॉ मेंबर ऐड कर दिया गया, जो था मैकोले। जिसको काम दिया गया कि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ बनाए, कि सभी भारतीयों के लिए एक समान कानून है। ठीक है। और इसी प्रोसेस का हिस्सा थी बाद में आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो अब तो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया और किया गया कि इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, बर्थ प्लेस, इन सब के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और बाद में ऐसा सब चला नहीं। ठीक है। यहाँ पे ये फेलियर था इस चीज का। तो हमने ये पढ़ा है कि चार्टर एक्ट 1333 के अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडर से एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहती थी, उसको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। और चाय और चाइना के साथ उसका जो मोनोपोली था वो भी समाप्त कर दिया। बॉम्बे और मद्रास के जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, उनको कम कर दी गई। गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर एक लॉ मेंबर जोड़ दिया गया, मैकोले था, उसको काम दिया गया इंडिया के अंदर एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना। और जो आईपीसी है, वो भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा थी। और इक्वलिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स दी गई। रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो स्लाइड है ये आप पढ़ लीजिए। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन इंक्रीज डिमांड फॉर फ्री ट्रेड। ठीक है। कमर्शियल एक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी, कंपनी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ। इसके अंदर बंगाल का जो जीजी था ना, उसको भारत का जीजी बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और ऐसा बनने वाला पहला व्यक्ति था विलियम पेंटिक। और इससे पहले की इसकी कौन कौन सी पोस्ट थी, बंगाल का जीजी था ये, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ये। और इसको 1730 1833 के अंदर
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर विड्रॉन। ठीक है, कम कर दी गई उनको। द गवर्नर जनरल काउंसिल बिकम द सोल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ ऑल इंडिया, ऑल ब्रिटिश इंडिया। जो गवर्नर जनरल था वो पूरे ब्रिटिश आधिपत्य वाले भारत का शासक बन गया था। एडिशन ऑफ ए लॉ मेंबर मैकॉले। ठीक है। फर्स्ट लॉ कमीशन, मैकॉले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बनाया गया। कोडिफाई एंड यूनिफाई इंडियन लॉज। ठीक है, पढ़ लिया आपने। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, वही डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और ये सब हमने पढ़ा था आज आज 1830 और 1833 का चार्टर एक्ट। इसके आगे की कहानी हम आगे वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तो इतने हम इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।